Here I am Dr. Pradeep Kumar Khicha, Associate Professor, Department of Business Administration, SMB Government College नाथद्वारा। स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता। ये आज का अपना टॉपिक है। अपन ने कंसिडरेशन के टॉपिक्स को के विभिन्न लेक्चर्स पढ़े। मैंने पिछले 3 लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों को कंसिडरेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। सेक्शन 2D के अंतर्गत कंसिडरेशन को बताया गया वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है अथवा कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है अथवा कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, ऐसी विरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहा जाएगा। ये पिछले लेक्चर के द्वारा मैंने आप लोगों को कंसिडरेशन का अर्थ एक्सप्लेन किया था और उन अर्थ के आधार पर आप लोगों को बताया था कि प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। प्रतिफल वचन ग्रहीता की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। प्रतिफल कुछ कार्य करने या उससे विरत रहना या उसका वचन हो सकता है। प्रतिफल वास्तविक मूल्यवान होना चाहिए। प्रतिफल की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रतिफल कम है अथवा ज़्यादा ये देखना कानून का दायित्व नहीं है। कानून केवल ये देखता है प्रतिफल है अथवा नहीं। बिना प्रतिफल के समस्त ठहराव व्यर्थ होते हैं, जिसको मैंने सेक्शन 25 के अंतर्गत आप लोगों को एक्सप्लेन किया। फिर आता है प्रतिफल वेद होना चाहिए। सेक्शन 23 के अंदर वेद प्रतिफल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। धारा 23 कहती है प्रतिफल अथवा उद्देश्य कब अवैधानिक माना जाएगा। कहा गया है कि ठहराव अगर ऐसा हो जो राजनियम के द्वारा वर्जित है। ठहराव ऐसी प्रकृति का है जिसे मान्यता देने पर किसी भी राजनियम की, किसी भी कानून के प्रावधानों की व्यवस्था निष्प्रभावी हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। ठहराव महत्वपूर्ण, ठहराव कपटपूर्ण हो, ठहराव अनैतिक प्रकृति का हो या ठहराव किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर अथवा संपत्ति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो और ठहराव लोक नीति के विरुद्ध हो। सेक्शन 23 के तहत ये जो 6 कंडीशंस बतलाई गई हैं, अगर ठहराव इनसे संबंधित है तो इन ठहराव के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल अवैधानिक होगा। क्योंकि ऐसे ठहराव का उद्देश्य अवैध है, इसलिए इस पर उत्पन्न होने वाला प्रतिफल भी अवैधानिक होता है। सेक्शन 24 के अंतर्गत लिखा है आंशिक रूप से अवैधानिक उद्देश्यों प्रतिफल। आंशिक रूप से अवैधानिक उद्देश्यों प्रतिफल का मतलब क्या हो गया? कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिसमें आंशिक रूप से प्रतिफल वैध है और आंशिक रूप से प्रतिफल अवैध है। मतलब ठहराव का एक पार्ट वैध है, एक कार्य वैध क्रियाओं को करने के लिए और दूसरा कार्य अवैधानिक क्रियाओं करने के लिए, जो सेक्शन 23 के अंतर्गत एक्सप्लेन की गई उनसे संबंधित है। तो प्रश्न उठता है क्या ऐसा ठहराव राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है? हमारा कानून कहता है कि ऐसे ठहराव में अगर प्रतिफल को अलग अलग किया जा सकता है, वैध कार्यों के लिए और अवैध कार्यों के लिए प्रतिफल को अलग अलग किया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वैध कार्यों के लिए किए गए वैध कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल वैध होने के कारण ऐसे ठहराव को राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। किंतु जहाँ पर वैध और अवैध कार्यों के संदर्भ में दिए जाने वाले प्रतिफल को अलग अलग किया जाना संभव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में संपूर्ण ठहराव व्यर्थ होगा, राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। वो अवैधानिक उद्देश्यों प्रतिफल की श्रेणी के अंतर्गत आएगा धारा 24 के प्रभाव से। अब धारा 23 में जो 6 कंडीशंस बतलाई गई थी, उन 6 कंडीशन को हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहली कंडीशन है कि यदि वह राजनियम के द्वारा निषिद्ध किया गया और राजनियम के द्वारा वर्जित किया गया हो, इफ इट इज ए फॉरबिडन बाय द लॉ। फॉरबिडन बाय द लॉ का मतलब क्या हो गया कि जिसके संदर्भ में कानून ने मना कर रखा है, कानून के अंतर्गत जिसके संदर्भ में कानून जिसको वर्जित कर रखा है। जैसे मान लीजिएगा अगर एक्स अपने मकान को खाली कराने के लिए वाई को 10,000 रुपये देता है कि भाई मकान किराएदार से खाली करा दो, वाई को 10,000 रुपये दिए, वाई ने 10,000 रुपये ले लिए और खाली कराने का वचन दे दिया, किंतु उसने मकान को खाली नहीं करवाया। प्रश्न उठता है क्या एक्स वाई से 10,000 रुपये प्राप्त करने का हकदार है? हमारा कानून कहता है एक्स वाई से 10,000 रुपये प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि ये कार्य रेंट रेस्टोरेंट एक्ट के अंतर्गत वर्जित है।
मकान को प्रतिफल देकर खाली करवाना किराया अधिनियम के तहत वर्जित है। तो अगर इसकी परमिशन दे दी जाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ये कानून का उल्लंघन मान लिया जाएगा। तो ऐसा कोई भी कार्य जो राजनियम के द्वारा वर्जित ठहराया गया है, जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन बाय द लॉ है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ऐसे कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला संपूर्ण प्रतिफल अवैध, ऐसे कार्य अवैधानिक उद्देश्य के लिए हुए और ऐसे कार्य में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल अवैध माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है, यदि अनुबंध की अनुमति दिए जाने पर किसी अधिनियम की व्यवस्था को या व्याख्या को निष्फल कर देगा। ठहराव ऐसा है कि उसको अगर मान्यता दे दी जाए तो किसी भी राज्यनियम के प्रावधानों को वो निष्प्रभावी कर देगा, निष्फल कर देगा, इफ इट वुड बी डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। देखिए, हमारे हिंदू एक्ट के अंतर्गत नियम है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है तो ऐसे बच्चे को गोद लेने के संदर्भ में नियम ये दिया गया है कि बच्चे को गोद इसने और प्रेम से वशीभूत होकर ही लिया जा सकता है। प्रतिफल के बदले में बच्चों को गोद लेना और देना, ये कानून के द्वारा हिंदू लॉ के अंतर्गत इसकी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को अपना बच्चा एक्स को वाई को गोद देता है तो ऐसी कंडीशन के और वाई गोद लेने के फलस्वरूप एक्स के पिता को प्रति माह 5,000 रुपये देने का वचन देता है, तो प्रश्न उठता है कि यहाँ पर इस प्रकार का किया गया ठहराव अवैधानिक है, क्योंकि अगर इसकी परमिशन दे दी जाएगी तो हिंदू लॉ की व्यवस्थाएं निष्प्रभावी हो जाएगी। हिंदू लॉ में इसके संदर्भ में नियम नहीं दिया गया है कि प्रतिफल के बदले में बच्चों को गोद लिया दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में हिंदू लॉ परमिट नहीं करता है। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसको करने की परमिशन दे दी जाए तो अन्य कानूनों की व्यवस्थाएं निष्प्रभावी हो जाएगी। तो ऐसे कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल भी अवैधानिक होता है और ऐसे ठहराव को हम राज्यनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं। तीसरी बात आइए, यदि अनुबंध कपटपूर्ण हो, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉडुलेंट, मतलब अगर कोई भी ऐसा कार्य जो कपटपूर्ण है, कपट करने के उद्देश्य से किया गया है, फ्रॉड करने के उद्देश्य से किया गया है, और फ्रॉड करने के उद्देश्य से अगर कोई ठहराव किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल भी अवैधानिक माना जाएगा। दो पक्ष का ये ठहराव कर ले, जैसे मान लीजिएगा कि ऋणी अपने ऋणदाता से संपत्ति को बचाने के लिए अनुबंध से अपनी संपत्ति अपने निकट रिश्तेदार के नाम हस्तांतरित कर देता है। इस अनुबंध का उद्देश्य कपटपूर्ण है। कई बार क्या होता है, जैसे इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति इंसॉल्वेंट घोषित होना चाहता है, तो जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट घोषित होना चाहता है वो इंसॉल्वेंट घोषित होने के पहले, न्यायालय में आवेदन करने के पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति को अपने मिलने वालों को, अपने प्रियजनों को के नाम पर ट्रांसफर करवा दे। तत्पश्चात वो न्यायालय के अंतर्गत दिवालीपन के लिए आवेदन करें। न्यायालय में जब दिवालीपन के लिए आवेदन करता है तो संपत्ति और समस्त दायित्वों का विवरण न्यायालय को प्रस्तुत करना पड़ता है। अब दायित्व तो उसके पास बहुत अधिक है और संपत्ति उसने पहले से ही इधर उधर ट्रांसफर कर दी। तो हमारा इंसॉल्वेंसी एक्ट कहता है कि ये कार्य कपटपूर्ण है, कि आपने कपट करने के उद्देश्य से, लेनदारों से कपट करने के उद्देश्य से आपने संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया है। तो कानून की दृष्टि के अंतर्गत ये कार्य अवैधानिक है, कपटपूर्ण है, इसलिए ऐसे कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल भी अवैध माना जाएगा। देन इसके बाद में जो चौथी पॉइंट बताई गई वो है इफ इट इज ए इमोरल, ठहराव अनैतिक प्रकृति का है। देखिए, कोई भी ऐसा ठहराव जो अनैतिक प्रकृति का है, अनैतिक प्रकृति का ठहराव हम किसी कह सकते हैं। अनैतिक प्रकृति के ठहराव के अंतर्गत वेश्यावृत्ति आ सकती है, अनैतिक प्रकृति के ठहराव के अंतर्गत अवैध संबंध आ सकते हैं, रखेल के रूप में रखने का ठहराव आ सकता है, वेश्या के पेशे के संबंधित वस्तुओं को बेचने का ठहराव आ सकता है, भविष्य में संभोग के लिए धन देने का ठहराव आ सकता है, वेश्यालय में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को किराए पे देने और बेचने का ठहराव किया जा सकता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को तलाक कराकर उससे शादी करने का ठहराव आ सकता है। ये सभी ठहराव इमोरल नेचर के हैं।
ये सभी ठहराव अनैतिक प्रकृति के हैं, और अनैतिक प्रकृति के जो भी ठहराव होते हैं, ऐसे ठहराव के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल भी अवैधानिक माना जाएगा। सेक्शन 23 के प्रभाव से ऐसे समस्त ठहराव राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवाए जा सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि किसी अनुबंध का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर अथवा उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने का हो। जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को या उसके शरीर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कोई ठहराव किया जाए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बदनाम करने के उद्देश्य से अखबार में गलत खबरों को छपवा देना, प्रतिफल के बदले में गलत खबरों को छपवा देना, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य। ऐसे कार्यों के संदर्भ में हमारा कानून ऐसे कार्यों को वर्जित मानता है। ऐसे कार्य के संदर्भ में हमारा कानून इस पर मनाही करता है। ऐसे कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल भी अवैधानिक प्रतिफल माना जाएगा। और देन इसके बाद में जो नेक्स्ट बात बताई गई है, एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसीज। ऐसी कोई भी ठहराव जो हमारी लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए, ऐसा कोई भी ठहराव जो लोक नीति के विरुद्ध है, अपनी पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध है, ऐसे ठहराव अवैध और अव्यर्थ होते हैं। लोक नीति शब्द बहुत व्यापक और लोचदार होता है, इनका वर्गीकरण करना बहुत मुश्किल होता है, किंतु विभिन्न न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर लोक नीति के विरुद्ध ठहराव को हम कुछ विशिष्ट भागों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। जैसे न्याय संबंधी ठहराव किए जा सकते हैं, सामाजिक ठहराव हो सकते हैं, व्यापार संबंधी हो सकते हैं, व्यक्तिगत ठहराव हो सकते हैं, या अन्य पक्षकारों के संदर्भ में हो सकते हैं। कुछ लोक नीति के विरुद्ध ठहराव के बारे में मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विदेशी शत्रु के साथ में व्यापार समझौता। विदेशी शत्रु वो होता है जिस देश की सरकार के द्वारा जिस राष्ट्र को विदेशी शत्रु राष्ट्र घोषित कर रखा है, ऐसे राष्ट्र के निवासी, शत्रु राष्ट्र के निवासी के साथ में हम किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी प्रकार का हम कोई भी व्यापारिक सौदा करते हैं, तो ऐसे व्यापारिक समझौते सौदे जो किए जाएंगे वो लोक नीति के विरुद्ध होंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम विदेशी शत्रु के साथ में हाथ मिला रहे हैं। इसका मतलब हम देश के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य जो विदेशी शत्रु के साथ में किए जाते हैं, ऐसे कार्य लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं, और ऐसे ठहराव पर उत्पन्न होने वाला प्रतिफल भी व्यर्थ माना जाता है। दंडनीय अभियोगों को समाप्त करने का समझौता। अब देखिए, दंडनीय अभियोगों को दबाने के जो ठहराव किए जाते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति दंडनीय मामलों को दबाने के लिए किसी व्यक्ति से ठहराव करता है, तो ऐसे ठहराव लोक नीति के विरुद्ध होते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक्स ने वाई को मर्डर करते हुए देख लिया। अब वाई एक्स को कहता है कि तुम्हें न्यायालय के अंतर्गत किसी प्रकार की गवाही नहीं देनी है, बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए का भुगतान करूंगा। वाई के द्वारा 5 लाख रुपए का एक्स को भुगतान करने का वचन दिया गया है, 5 लाख रुपए देने की बात कही गई। ये कार्य लोक नीति के विरुद्ध है, क्योंकि दंडनीय मामलों को दबाने के लिए किया गया कार्य है। ऐसे कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला ठहराव भी अवैधानिक माना जाएगा, और ये ठहराव व्यर्थ होंगे। इसी प्रकार से कई बार कुछ मामले आते हैं जो मुकदमेबाजी को अनुचित रूप से प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से होते हैं। देखिए, न्याय प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है। देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्ति का अधिकार देता है, किंतु न्याय प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम अनुचित रूप से देश के अंतर्गत मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करें और उसके लिए हम वाद पोषण और वाद क्रय का कार्य करें। जैसे मान लीजिएगा एक्स वाई के बीच में किसी प्रकार का विवाद है, संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार का विवाद है। एक्स वाई के विवाद में जेड एक्स को कहता है कि मैं आपकी तरफ से इस वाद को खरीदता हूँ, इस बात को खरीदता हूँ, बदले में मैं आपको 50,000 रुपये का भुगतान करता हूँ। जो भी इसके संदर्भ में निर्णय होगा, न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा, और इस निर्णय के अंतर्गत अगर संपत्ति में मेरे को जो हिस्सा मिलेगा वो संपूर्ण हिस्सा मेरा रहेगा। मैंने तो आपको इस वाद को खरीद लिया है, वाद में मैं जीतता हूँ हारता हूँ ये मेरा आउटलुक है, मैंने तो केवल आपको 50,000 रुपये देके वाद खरीद लिया। अगर इसमें मान लीजिएगा मैं वाद को जीत के 5 लाख की संपत्ति को प्राप्त करता हूँ, तो यहाँ पर एक्स 5 लाख रुपए वाई से प्राप्त कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। हमारा कानून कहता है कि ऐसा किया गया कार्य जेड के द्वारा एक्स के साथ भी किया गया कार्य लोक नीति के विरुद्ध है, क्योंकि ये वाद क्रय से संबंधित कार्य है। वाद क्रय करना लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करना ये भी लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से न्याय विधि में हस्तक्षेप करना, न्यायालय को प्रभावित कर लें,
अनैतिक तरीके से न्यायाधीश को रिश्वत देके, न्यायाधीश को किसी प्रकार का के ऊपर अनुचित प्रभाव डलवाकर हम न्याय विधि में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये कार्य भी लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। और लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण ऐसे कार्य को हम राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं। तो न्याय संबंधी जो विवाद आते हैं, उस न्याय संबंधी विवादों के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि मुकदमेबाजी को अनुचित रूप से प्रोत्साहित करना, जिसमें मेंटेनेंस और चैम्पर्टी की बात आई है, वाद पोषण और वाद क्रय की बात आई है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया। दंडनीय मामलों को दबाने के संबंधित ठहराव हो, न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के संदर्भ में ठहराव हो, जेल से मुक्त कराने के संदर्भ में ठहराव हो, न्यायालय के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से संबंधित ठहराव हो या रिश्वत के ठहराव हो, ये सभी ठहराव लोक नीति के विरुद्ध होते हैं और लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होते हैं, राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवाए जा सकते हैं। ये न्याय संबंधी लोक नीति के विरुद्ध ठहराव कहे जा सकते हैं। फिर आई बात पैतृक अधिकार में रुकावट डालने वाले ठहराव, सामाजिक ठहराव है। अब पैतृक अधिकार में देखो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक कर्तव्यनिष्ठ माता पिता का अधिकार है कि वे अपनी संतानों को, अपने बच्चों को अपने पास रखे और उनका भरण पोषण करें। लेकिन माता पिता ऐसा न करके कोई ठहराव करते हैं जिससे बच्चों के इस अधिकार का हनन होता है, पैतृक अधिकारों में रुकावट डालने से संबंधित कार्य होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ये ठहराव लोकनीति के विरुद्ध माने जाएंगे। जैसे मान लो बच्चे को बेच दो, अपने प्यारे बच्चे को जिसका भरण पोषण का अधिकार माता पिता को था, उस बच्चे को बेच दिया गया तीसरे पक्षकार को, और बदले में माता पिता को एक प्रतिफल दे दिया गया, 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये का प्रतिफल दे दिया गया। तो ये कार्य पैतृक अधिकार में रुकावट डालने वाला ठहराव माना जाएगा, ये लोकनीति के विरुद्ध होगा। इसी प्रकार से विवाह की दलाली में समझौता। देखिए, देश का संविधान प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को विवाह करने का, स्वैच्छिक रूप से विवाह करने का अधिकार प्रदान करता है। विवाह एक सामाजिक बंधन है जिसको समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। ये स्वेच्छा से होना चाहिए, पक्षकारों की रजामंदी से होना चाहिए, सामाजिक मान्यता के अनुसार होना चाहिए। अगर विवाह के कार्य के अंतर्गत अगर मान लीजिएगा दलाली का कार्य शुरू हो जाए कि दलाली के बदले में विवाह करवा लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में सामाजिक व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी, सामाजिक व्यवस्थाएं निष्प्रभावी हो जाएगी, समाज की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो ऐसी कोई भी कार्य जो दलाली के बदले में, दलाली के प्रतिफल में विवाह कराने के ठहराव हैं, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी लोकनीति के विरुद्ध माने जाते हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हमारा कानून मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसी प्रकार से विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। विवाह में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है, स्वैच्छिक दोनों पक्षकारों की रजामंदी से विवाह करने का अधिकार है। लड़के लड़की को आपसी रजामंदी के आधार पर विवाह करने का अधिकार है। अगर कोई पक्षकार उनके इस अधिकार के अंतर्गत बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, रुकावट डाल रहा है, तो ऐसे ठहराव भी लोकनीति के विरुद्ध माने जाते हैं। इसी प्रकार से बात आती है सरकारी नौकरी या उपाधि की बिक्री करने का समझौता। कई बार क्या होता है कि जो उपाधि मेरे पास में है या जो पुरस्कार मैंने प्राप्त किया है, मैं प्रतिफल के बदले में इस पुरस्कार को, उपाधि को तीसरे पक्षकार को बेच दूँ। अगर ये कार्य किया जा रहा है, जो पुरस्कार या उपाधि जो मैंने प्राप्त की है, किसी पक्षकार के द्वारा प्राप्त की गई है, ये उपाधि और पुरस्कार व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता के ऊपर निर्भर है, और इसको अगर दूसरे को बेचने का अधिकार दे दिया जाएगा, तो इससे हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, इससे हमारी व्यापारिक व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी। ऐसे समस्त कार्य जिसके अंतर्गत हम अपने पुरस्कारों को, अपने मेडल को, अपनी उपाधियों को बेचने का ठहराव करते हैं, ये ठहराव अवैध हैं। ऐसे ठहराव लोकनीति के विरुद्ध हैं और लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण ऐसे ठहराव को हमारे देश का कानून मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसी प्रकार सरकारी, देखिए यहाँ पे उपाधि की बात है, सरकारी नौकरी भी हो सकती है कि मेरे को नौकरी मिली, मैंने इस नौकरी को दूसरे के पक्ष में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे को बेच दी। ये भी क्योंकि नौकरी जो प्राप्त हुई है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत सामर्थ्य पर, व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ऐसा कार्य किया जाता है, लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा। वैवाहिक कर्तव्यों के विरुद्ध समझौता करना,
एक ऐसा समझौता जो किसी व्यक्ति को वैवाहिक कर्तव्य के पालन करने से रोकता है। वैवाहिक कर्तव्य पति पत्नी के मध्य का जो कर्तव्य है उसको पालन करने से रोकने का है, किया जाता है, तो वो व्यर्थ माना जाएगा। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डालने वाला कोई भी समझौता, देखो देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित ढंग से बाधा पहुंचाने वाला अथवा किसी व्यक्ति को गुलाम बनाने वाला कोई भी कार्य, गुलाम बंधक बना के, गुलाम बना के अपने यहाँ पर व्यक्ति को रख लिया जाए, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी समझौता किया जाता है, लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण ये व्यर्थ माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से मोनोपोली से संबंधित कार्य हो, व्यापार के अंतर्गत मोनोपोली स्थापित करने के उद्देश्य से आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, एक समझौता कर रहे हो जिससे आप बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न कर लो, हमारा कानून कहता है ऐसे कार्य लोक नीति के विरुद्ध है, और ऐसे कार्य लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण इसको हम राजनीति के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं। इसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने वाले ठहराव, गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित करने से संबंधित कार्य किए जाएं, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जिससे चुनाव का परिणाम प्रभावित हो जाए, तो ऐसे समस्त कार्य लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। ये सभी कार्य थे जो लोक नीति के विरुद्ध होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कार्य हो सकते हैं, ऐसे बहुत से जो लोक नीति के विरुद्ध होते हैं। ऐसे कोई भी कार्य जिसको हमारे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, लोक नीति के विरुद्ध होते हैं, और लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण ऐसे कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला ऐसे कार्य व्यर्थ होंगे, और ऐसे कार्य में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल भी व्यर्थ अवैध माना जाएगा, राजनीति के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। थैंक यू।